बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूँ यासिर खान और मैं हूँ आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ। लेकिन आज हमारी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है। बिल्कुल, आज की सुबह की आवाज़ जो है वो आमना की स्पेशली जो है वो काफ़ी बैठ चुकी है, तबीयत ख़राब है, जैसे भी है कुछ ना कुछ तो खैर हुआ है। अभी भी वो टिश्यू से लेके अपना नोज़ वाइप अप कर रही हैं। तो खैर आज की भी सुबह उम्मीद करते हैं कि आपकी खुशगवार मौसम चेंज है ना यासिर, तो इस वजह से सब बीमार हो रहे हैं। हाँ, सडन चेंज तो है आपको तो आइडिया होगा ही कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती रहती हूँ एहतियात करें, एहतियात करें। और अगर मैं कहती हूँ और इतना इम्पोज करके कहती हूँ कि इतना फोर्स करके कहती हूँ, इंसिस्ट करती हूँ आप लोगों को, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं भी बहुत एहतियात करती हूँ अपनी सेहत का, अपनी हाइजीन का। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं बीमार हो रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमें इससे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो एक बेसिक केयर तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौसम की तब्दीली जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और 3 दिन से मेरी तो हालत खैर बहुत ही बुरी है। तो इस वक्त आपकी सुबह को ताज़ा करने के लिए मैं सुबह को उठ कर आई हूँ और बुखार के साथ उठ के आई हूँ। तो उम्मीद है कि आज की सुबह बहुत ताज़ा होने वाली है और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बातें तो करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे जुरेज चौधरी की। जुरेज चौधरी की साथ जो परसों रात को एक वाक़या हुआ MM आलम रोड पर, उसके बारे में हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसका पब्लिक का बहुत अच्छा फीडबैक सामने आया है, जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से जो है स्पेशली प्रोटेस्ट किया गया और जो है सड़कों पर एहतजाज किया गया। जुरेज के हक़ में नारे लगाए गए, जस्टिस फॉर जुरेज। और जुरेज जो है हमारे लिए वाकई एक हीरो बन चुका है। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वहाँ पे अपनी जान पे खेल के जो उसने वहाँ पे कारकर्दगी पेश की, वाकई बहुत से लोगों ने सल्यूट किया उसको। और ना सिर्फ बल्कि लाहौर में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है जगह जगह इनकी रैलियाँ भी निकाली गई हैं और जुरेज के हक़ में जुरेज तेरे जान निसार के नारे भी लगाए गए हैं। और जुरेज की हालत की बात करें तो जुरेज अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। अब वो आई थिंक से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और अभी वो ठीक हैं, लेकिन अभी बेड रेस्ट पे मौजूद हैं। तो कुछ ही अर्से बाद दोबारा से अपने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और हम लोग का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग अपनी आपस की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले जुरेज चौधरी को याद करें, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि एक हीरो है। तो उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा यासिर, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि अभी हाल ही की बात है कि आप भी बीमार हुए थे, तो आपकी अब तबीयत कैसी है? क्योंकि आपने तो पूछा नहीं मेरा हाल चाल। नहीं, बिल्कुल तबीयत तो मेरी पहले से काफ़ी बेहतर है। जो मुझे भी टेम्परेचर हुआ था 101 पे, जब आपको अकेले मॉर्निंग शो करना पड़ा जी, और मुझे आपकी बिल्कुल याद नहीं आई उसी दिन ना। हाँ बिल्कुल उसी दिन तो मुझे अकेला शो करना पड़ा। तो वहाँ पे जो है वाकई तबीयत बहुत खराब थी, मुझसे उठा ही नहीं गया। तो सीरियसली पूरा दिन मेरा बेड रेस्ट पे गुजरा। और पूरे 5 मिनट पहले यासिर सही का मैसेज मुझे रिसीव होता है एंड ही सेज मुझे टेम्परेचर आई एम नॉट कमिंग। और मैं जो वो कहते हैं ना, वो अच्छा मीम्स बड़ी बनी होती है ना, वो एक सूटेड बूटेड अंकल होते हैं, उनके साथ एक स्टूडेंट खड़ा था, आपस में सलाम ले रहे होते हैं। तो यासिर मुझे 5 मिनट पहले मैसेज करते हुए ली मी, जिसने तैयारी ही नहीं की थी कुछ पढ़ के नहीं आई थी, लेकिन नहीं मैं पढ़ के आई थी, मैं मजाक कर रही हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपके बगैर भी। तो अगर आपको अगर आप नहीं भी आते तो मुझे कोई मसला नहीं है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें, मैं बीमार होने के बावजूद आपके साथ बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता था कि यासिर मुझे मिस करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आपका एहसान है कि आप आज आ गई हैं। तो क्योंकि जाहिर बात है आप भी घर बैठ के बोर ही होना था, आपने चलो मॉर्निंग शो ही कर लेते हैं। नहीं खैर, आज के काम जो है मैं अपनी मदर की तरफ जा रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन खैर, हम लोग अपनी पर्सनल बातें करने नहीं आए हैं, आपकी सुबह को ताज़ा करने आए हैं। तो आज हम लोग बातें करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जी जुरेज चौधरी के बारे में, जो कि हमारी पाकिस्तान के हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन बनकर सामने आए हैं और एक नई कुव्वत बनकर सामने आए हैं। और अब सवाल किया जाएगा। बिल्कुल, इस सब पे आप जो मज़ीद डेवलपमेंट देखने में आ रही हैं जुरेज चौधरी के हवाले से और बाकी तमाम ऐसे सहाफ़ी बरादरान जिनके साथ सहाफ़त की तंजीम में जुल्म और जबर होता है, उनके बाद जो नए नए डेवलपमेंट्स देखने में आ रही हैं, अब क्या होने जा रहा है, अब क्या दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से इस वक्त क्या रिस्पॉन्स आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनाब हमारे बहुत ही मशहूर स्टेज एक्टर के बारे में, जनाब तारिक टेरी साहब
जिगर के शदीद आर्जे में काफ़ी टाइम तक मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गए हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, उनको आज याद करना बहुत उनके ज़रूरी भाई है। ने उनकी तब्दीद कर दी है कि उनकी डेथ हो चुकी है। उससे पहले वो काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज भी थे, और जिसकी वजह से जिगर का मर्ज था और वो उनको बहुत अफेक्ट कर गया। वो उसका मर्ज इतना बढ़ चुका था कि उसको दोबारा से वो टैकल नहीं कर पाए। अल्फला थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई और शदीद ख़राब होने की वजह से उनको अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया, और उसके बाद जो है शदीद अलालत के बाद, एक मुसलसल अलालत के बाद उनकी जो है वफ़ात वाक़ई हो गई। और उसके बाद बताया जाता कि उसके हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो उनके पास हॉस्पिटल के अखराजात के लिए कोई पैसे नहीं थे उनके फैमिली के पास, उनके पास। तो फिर हुकूमत पंजाब की जानिब से उनको पैकेज का ऐलान किया गया, उनको फ्री इलाज की पैकेज भी पेशकश की गई, और उसके बाद उनका एक हॉस्पिटल में इलाज भी जारी था, लेकिन वो मर्ज इतना बढ़ चुका था जिसकी वजह से वो जिंदा ना रह पाए। जी बिल्कुल, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाक वर्सेस इंग्लैंड, जो कि वाकई में बड़ा धुआंधार सा एक मैच रहता है, बड़ा धुआंधार सा। अब एक्चुअल में लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। पहले काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही बड़े शौक से देखा करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी जो है ना, ये पिछले फाइनल्स के बाद, T20 फाइनल्स के बाद जो है ना, ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। और टेस्ट सीरीज़ में हमारे जो शाहीन है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है। तो टेस्ट सीरीज़ एक्सपेक्टेड थी 27 नवंबर को सुबह के वक्त इस्लामाबाद में इंग्लैंड की टीम जो है वो आने वाली थी, और फाइनली अब इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है कि वो आएंगे, और पहला मैच जो है उनका 1 दिसंबर को। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है काफ़ी रुकावटें पेश आ रही थी। तो लॉन्ग मार्च और एहतजाज तो मुल्क की सियासत का और यहाँ का एक सिलसिला जो कि चलता रहता है, तो उसके बावजूद भी अब वो टीम यहाँ पे आएगी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर, कराची और मुल्तान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर स्टेडियम से इनके मैच मुनक़िद किए जाएंगे। तो वो टीम आने वाली है, सब तैयार है, शायकीन भी पूरे जोश में है, और ये टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। जी बिल्कुल, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, और 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये टेस्ट सीरीज़, पहले रावलपिंडी, फिर कराची और फिर रावलपिंडी में मैच किया जाएगा। और जो है बहुत एक्साइटेड है हमारी आवाम। 1 दिसंबर को पहला मैच जो है वो रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि शेड्यूल में शायद एहतजाजी मुजाहिरों और लॉन्ग मार्च की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अब वो चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से और PCB की तरफ से सिक्योरिटी के खदशात थे वो तकरीबन जो है टैकल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब कोई मसला नहीं है, ना कोई वजारत दाखिला की तरफ से और बाकी थ्रेट अलर्ट की वजह से कोई मसला नहीं आ रहा। अब ये प्रॉपर टीम यहाँ पर पहुँचेगी, फुल सिक्योरिटी में लाया जाएगा, उनको एक पूरी सिक्योरिटी के अंदर पूरे तरीके से फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर रखा जाएगा, और उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान में तमाम मैचेस हेल्ड किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी के साथ साथ अब हम बात करने वाले हैं जी ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार एक्स चीफ मिनिस्टर ने जो है इसका इफ्तिताह किया था, और बड़ी ही ज़्यादा जो है ये लैम लाइट में रही है, और बड़ी लोग दूर दूर से देखने भी आए हैं। मैं भी बड़ी एक्साइटेड होके घूमने गई थी ऑरेंज लाइन में, बड़ा लग्जरी सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वहाँ पे। तो जी वहाँ पर मैस ट्रांजिट की तरफ से किरायों के अंदर जो है जो फेयर है उसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, और वो चेंजेस जो है आवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो आदी हो गई थी पूरे लाहौर का चक्कर लगा के 40 रुपए में वापस भी आ जाओ। हाँ। तो अब जो है आवाम को एक सिमेट्रिकल किराया जो है उसकी आदत डलना जो है महंगा पड़ गया है, क्योंकि मैस ट्रांजिट की तरफ से इसको बढ़ाने का और इसके अंदर चेंजेस करने का फैसला किया गया है। स्टॉप टू स्टॉप इसके अंदर चेंजेस लाए जाएंगे। प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आ चुकी है। अब जो है मीटर्स के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से जो है प्राइस तय होगी, जो कि एक्चुअली 40 रुपए में आई थिंक सो पूरे लाहौर के चक्कर लगता था पूरे ऑरेंज ट्रेन का। तो लेकिन अब वो जो है मीटर के हिसाब से स्टॉप टू स्टॉप जो है 20, 25, 30, 35 और 5-5 रुपए बढ़ा चढ़ा कर जो है मीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से फासले तय किए गए हैं, और उसके मुताबिक फासला तय होगा। और असल में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो सिक्योरिटी है और जो वहाँ का अमला है, वहाँ का जो स्टाफ है, उनको ये फेयर इम्पोज करते हुए और आवाम के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, और उनको नए किराए के अंदर जो रद्द बदल है वो करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की तो
पहले भी सिचुएशन देखने को मिली। पहले पता क्या था, इसकी जो बात मेट्रो था या उसके अलावा मेट्रो के अलावा एक स्पीडो है, तो उनका बड़ा अच्छा तरीकाकार था कि अगर हम मुझे लाहौर का तो बिल्कुल पता, लेकिन मुल्तान में ऐसा था कि अगर हम मेट्रो में बैठे हैं तो उसके बाद स्पीडो यूज़ करते हैं तो देन हमारी स्पीडो फ्री हो जाती है। हाँ। तो अगर स्पीडो में बैठे हो, मेट्रो में बैठे तो मेट्रो हमारी फ्री होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी फायदे देती हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ऑरेंज ट्रेन के बाद बैठे, अच्छा मैंने कुछ टाइम इसका ट्रैवल किया हुआ है, लोकल भी हम लोग ने, बहुत स्ट्रगलर्स हैं हम लोग, तो लोकल ट्रैवल करने के बाद जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो होता ये था कि जब आप एक स्पीडो को ट्रैवल कर लेते हैं तो वो आपके, अगर आप कार यूज़ कर रहे हैं तो वो 15 रुपये आपके डिडक्ट करेगी, और अगर आप उसी के बाद नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सिर्फ 5 रुपए लेगी आपसे। तो इस तरह का बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल बन गया था ये रहा है कि जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन पे जहाँ हुकूमत को खसारा हो रहा है वहाँ पे कोई रद्दोबदल देखने में नजर ना आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट बनी है, तो अगर उनको सहूलत नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है वो यूज़ नहीं करेंगे फिर पूरा। लेकिन अगर देखा जाए यासिर तो वाकई में अगर हम लोग अली टाउन से रेलवे स्टेशन की बात करें या माल रोड की बात करें, जीपीओ की बात करें, वो बहुत दूर पड़ता है, वो कम्प्लीटली लाहौर की दूसरी, वो कहते हैं ना, कॉर्नर है। और अगर हम लोग दूसरे कॉर्नर में जा रहे हैं तो अगर आप बाकी रिक्शाज, वैन्स वगैरह यूज जो करते हैं, वो वैन्स जो है वो इससे काफी ज्यादा फेयर लेती है। 40 रुपए आवाम के लिए एक इसलिए भी एक्सेप्टेबल था। एक तो ट्रैवल आपका बड़ा मसला आता है कि हम पहले कभी चिंचे में बैठे हैं, कभी हम आगे रिक्शे में बैठे हैं, कभी हम बाइक यूज कर रहे हैं, तो और वो बिल्कुल आपका जो है ना एक लग्जरी ट्रैवल हो जाता था 40 रुपए में। अब आवाम जो है वो जो 40 रुपए की हिली होती है ना, उसको थोड़ा मसला हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज भी आ जाएगा। जब मेट्रो में आया था ना चेंज, 20 से 30 रुपए किया गया था, तब भी बहुत ज्यादा मसले हुए थे। लेकिन खैर कोई नहीं, ये इश्यूज भी जो है वो कोई नहीं, अगर आवाम को बेहतर लगेगा तो उसको भी टैकल कर लेंगे, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, आवाम बहुत बर्दाश्त करने वाली और अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट में एक खातून ने 10 साल स्ट्रगल की और उसके बाद फैसला सुनाया गया कि लड़की की मर्जी के बगैर होने वाले निकाह को बरकरार नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, बख्तावर बीबी जिसका 10 साल से एक मुकदमा चल रहा था, लेकिन उनको 10 साल के बाद अब इंसाफ मिला कि 10 साल से उनका जो निकाह हुआ था उनको हरासा करके ज़बरदस्ती तौर पे किया गया था, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये निकाह किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये निकाह नाकाबिल मंजूर है क्योंकि इस निकाह में लड़की की रजामंदी नहीं है, तो जिस वजह से उन्होंने फैसला सुना दिया और लड़की को इंसाफ मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि बख्तावर बीबी की कितनी स्ट्रगल थी, 10 साल उन्होंने कितने पापड़ बेले और उसके बाद जाके उनको जो है इंसाफ मिला। क्योंकि 2012 में उनका एक जाली निकाहनामा बनाया गया था जिसकी वजह से उनको हरासा किया जाता था कि हमें यहाँ बस तो जाली निकाहनामा है, आप तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसको फिर टैकल करते करते 10 साल की स्ट्रगल, 10 साल से वो एक ही कागज़ लेके फिरना, जाली निकाहनामा, उसको फिर प्रूव करवाना, हुकूमती और ये इदारों वाले काम होते हैं ये बड़े तंग करते हैं। तो इनके चक्कर लगाना, बार बार आना जाना, मैं तो खैर ये फेसेस देख के बैठा हूँ, मुझे पता है सब किस तरह के मुश्किल काम होते हैं ये, तो इन सब से बाहर निकलना वाकई इनमें से इतना टाइम लग जाता होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एक खातून ने ये उसका सामना किया है, उसने हिम्मत नहीं हारी, तो खैर उनको इंसाफ मिल गया। अब हमारी हाई कोर्ट की तरफ से भी इंसाफ मिला गया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीरी तौर पर सुनाया जा चुका है। जी बिल्कुल, ये फैसला सुनाया जा चुका है। यासिर, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की जाली निकाहनामा बनाकर आपसे कहे कि मैं ये शादी, आपकी शादी पे आके आपसे कहे ये शादी नहीं हो सकती तो क्या करेंगे आप, क्या सिचुएशन? यार बात पता है क्या है, एट दैट टाइम तो रोला डाल सकती है। हाँ। देखिए बाद में तो खैर मैं चलो वो तरदीद करवा लूंगा, केस पेस हो जाएगा, कोई मसला नहीं, चलो 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो जो शादी वाला मामला है ना, वो मसला खराब हो सकता है। हाँ, अगली पार्टी खराब हो मसला ये है कि भाई एक तो क्या नाम है, हम मीडिया पर्सन्स, ठीक है, ऊपर से शादी में कैमरे वाले भी होते हैं, कैमरे भी तान के खड़े होते हैं, ऊपर से पूरी बरादरी भी होती है अंदर, इमेज खराब हो जाएगी, इमेज भी खराब, और भाई लड़की तो भाग जाएगी ना वहां से, ये कौन है, और लड़की तो वैसी अबला नारी होती है उन्हें कि ये क्या, तो निकाह ना, लड़की ने क्या वेरिफिकेशन करनी है, उन्हें छोड़ो इसको, ये कौन आ गई है। जाहिर बात है अगर एक लड़की इतना वो बनवा कर आ रही है, इतनी नादरा से वेरीफाइड करवा के जनाब फेक चाहे बनवाया उसने आई है, तो जहन में आता है भी कुछ ना कुछ तो है, जो जहाँ तशवीश होती है वहाँ पर मामला खत्म हो जाता है। तो शादी की जो पूरी मैनेजमेंट होती है, जो खाना पीना होता है, वो सारा, तो वहाँ पर वो इंडियन ड्रामा वाला सीन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, है ना तो ये शादी नहीं हो सकती। खैर ये तो हम लोग आपस में अक्सर इसी तरह की कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, और यासिर सो नाइस ऑफ हिम के वो इस तरह की मेरी बातों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने आपको बता दिया है
कि मैं फिर भी तुम्हें ताने नहीं देता, खुद को जीने की तसल्ली में बहाने नहीं देता। अल्लाह। तो जैसा कि इंडेक्स में हम आपको तमाम टॉपिक्स बता चुके हैं, लेकिन आज वक्त ज़ाय किए बगैर हम अपने रिसेंट तमाम टॉपिक्स को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। जो कल पूरा दिन हमने एक्चुअली जुरैश चौधरी के लिए हमने बात की, उसके लिए आवाज़ उठाई, आज सब पे दोबारा बात करेंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स भी देखने में आई है, उस सब पे बात करेंगे। कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका अब क्या क्या है सब के बारे में। हमारे चेहरों पर ये जो मुस्कुराहट है ये इसलिए है कि बहुत लोगों की सपोर्ट जो है हमारे साथ है। पूरे पाकिस्तान ने जुरैश चौधरी को, वॉइस न्यूज को सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट हमें हासिल हुई। वो जी, सबसे पहले हम लोग जो कल वाकया हुआ, कल जो परसों जो इंसिडेंट हुआ, वो आपसे शेयर करते हैं। बिल्कुल, कल जो वाकया पेश आया, वॉइस न्यूज की टीम पर शीशा माफिया का बेईमाना तशद्दुद। वॉइस न्यूज के प्रोग्राम सवाल है कि एंकर जुरैश चौधरी और उनकी टीम ने जब शीशा माफिया को बेनकाब करने की कोशिश की तो लाहौर के एम आलम रोड पर वाक़े कैफे मालिक ने आपे से बाहर होते हुए जुरैश चौधरी और उनकी टीम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं लॉयर हूं, क्या कर रहे हो तुम इधर? बदमाशी कर रहे थे हैं? आपने देखा है कि ये देखा तोड़े, स्ट्रेट फायर किए, मोबाइल फोन छीन लिए, कैमरे तोड़ दिए और उनके दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। जुरैश की हालत गैर होने पर उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। इसके बाद सहाफ़ियों ने थाना गालिब मार्केट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दी। हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म का। जैसा कि आपने देखा कि जुरैश चौधरी पे जो परसों रात वाक़या पेश आया, जो कि वहाँ पे फायरिंग का वाक़या भी आया, हमारी पूरी टीम को जुरैश समेत जो है मारा पीटा गया, उन्हें कमरे में बंद करके इतना तशद्दुद किया गया कि वो उनकी हालत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे जुरैश ज़ेरे इलाज थे और कल वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए, उसके बाद बाहर है। खैर पूरा सिनेरियो कल जो हमने आपको बताते, एक बार फिर आपको बताते चले कि वाक़या क्या पेश आया था। लाहौर में एम आलम रोड पर एक शीशा क्लब था, शीशा कैफ़े था, जहाँ पे सरेआम जो है शीशे के साथ साथ बाकी भी मंशियात वहाँ पे खुलेआम चलती थी। वहाँ पे आए दिन जो है रोज़ नामचे के तौर पर वहाँ पे जो है लोग आते थे, वहाँ पे सिगरेट वगैरह, शीशे और दीगर नशा और चीज़ें इस्तेमाल भी करते थे। लड़के लड़कियाँ भी वहाँ पर मौजूद होती थी और वहाँ पे जो है ये स्टिंग ऑपरेशन वॉइस न्यूज़ की तरफ से सवाल है कि प्रोग्राम जुरैश की तरफ से किया गया और जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे ये पूरा सिलसिला जारी था। और वहाँ पे जब सवाल किया गया, जब ये पूछा गया कि ये सब पूरा सीन क्या है, क्यों क्रिएट किया जा रहा है, किसकी इजाज़त से सारे काम जो है गैर कानूनी काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो एट दैट टाइम वो साहब कमरे से बाहर निकलते हैं और कैमरे को तोड़ने लगते हैं, जुरैश को मारने पीटने लगते हैं और वहाँ पे फायरिंग हो जाती है और हमारे कैमरे छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जो है दरवाज़ा बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम को और जुरैश चौधरी को। उसके बाद जुरैश चौधरी अपने अनकॉन्शियस जब बरामद होते हैं तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। बहुत तशवीशनाक हालत के बाद अब फाइनली जुरैश ख़तरे से बाहर है और घर भी आ चुके हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जा चुके हैं और बहुत पुरुमीद और पुरजोश। और कुछ चीज़ें हमें बाद में पता लगी हैं कि जुरैश के साथ साथ हमारी जो बाकी टीम थी उन पर भी तशद्दुद किया गया था, उनको भी, हमारे जो कैमरा मैन थे स्पेशली, उनको बहुत वहाँ पे मारा पीटा गया था, क्योंकि एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग तो कैमरे के अंदर थी तो उनका पहले निशाना भी वही था कि कैमरे खींचने और कैमरा मैन को पकड़ के मारना और कमरे में बंद किया गया, फिर फायरिंग करके उनको डराया गया, धमकाया गया। फायरिंग तो खैर उन्होंने रैंडम सी की थी, फायरिंग गोली लग भी सकती थी, एक पूरा सीन कल पेश आया। और आज इस सब पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं आगा साजिद साहब। आगा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगा साहब, कल वाकया पेश आया, उसके बाद खैर पूरे पाकिस्तान में जो है इसका प्रोटेस्ट भी देखने में आया, बहुत से शहरों में एहतजाज भी किया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ एहतजाज और रैली करने के बाद क्या वो इंसाफ मिलेगा सहाफ़ती बरादरी को, जो कि इससे पहले भी देखने में आया कि अशर शरीफ के बाद भी जो मामला पेश आए इंसाफ प्रॉपर तौर पर मिलने में नजर नहीं आया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ 2 दिन कबल पेश आया शीशा सेंटर के ऊपर, जिस तरीके से एक सर्वे करने की और मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई उनके मालिकान से कि ये जो आप कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, ये किस तरह से जस्टिफाइड है। और ये तो हकीकत है, जब किसी के पास लॉजिक नहीं होती तो वो झगड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन उसके पास की कोई लॉजिक नहीं थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए बदमाशी का सहारा लिया और उसको बात को ख़त्म करने की कोशिश की। मैं ये कहता हूँ कि इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है, ऐसा नहीं होने चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कानून मौजूद हैं, कानून बहुत पुराने हैं या कानून कमज़ोर हैं, और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की कमज़ोरी है, और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास माफियाज़ का जो राज है इस तरह की धंधों के ऊपर, कारोबारों के ऊपर, उनकी बैक है, उनकी पुश्त के पढ़ाई की वजह से ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो फिर देखना ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। क्या हम इन माफियाज़ के आगे घुटने टेक दें, हम डर जाएँ, हम पीछे हट जाएँ? नहीं, ये वाहिद अलम जो है वो सहाफ़ती बिरादरी ने उठा रखा है कि हम इनको बेनकाब करेंगे चाहे जान चली जाए। बिल्कुल हमने ऐसे ही देखा आगा सर पंजाब यहाँ पर सवाल ऐड करना चाहूँगी। I'm सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया। आपके ख्याल में क्या जो है इस चीज़ पर एक्शन जो है लीगली लेना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, इसके बारे में क्या कहेंगे कि बार एसोसिएशन की तरफ से किस तरह के और उनके पास क्या इख्तियारात हैं इस चीज़ की रोकथाम के लिए? जी, बिल्कुल, इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जैसे पहले बात कर रहा था, जिस तरह हमने देखा कि खुद पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के पास है या उनके इत्तेहादियों के साथ मिलके बनी है, और एक वक़ूआ मौके पर होता है। सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत ये पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज इट इज़ दर्ज की जाए जैसे किसी मुद्दई ने दरखास्त दी है। अगर किसी वक़ूए का मुद्दई नहीं है तो फिर पुलिस अपनी मुद्दईयत में वो दरखास्त दे सकती है। सर कल वहाँ पे, सॉरी आप इंटरप्ट करो, वाकया जो पेश आया था सर, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूँ इसी बात पे, झूठी एफआईआर हो रही हैं तो जी सर, कल वाकया जो पेश आया था परसों रात को, उसमें हुआ ये था कि पुलिस ने बजाय उन शीशा माफिया को पकड़ने के लिए हमारी टीम को पकड़ के ले गए थे। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैं इसको लिंक करता हूँ। तो जब झूठी एफआईआर ज्यादा हो रही है तो एक एसओपीज बनाई गई कि आप एसओपीज के तहत दें। उसका नाजायज फायदा ये उठाना शुरू हुए कि आप एफआईआर अव्वल तो होती नहीं है, जो जायज एफआईआर होती है वो भी नहीं हो रही। अब यहाँ पर सीन ये था कि चूंकि कंप्लेनेंट मौजूद थे, कंप्लेनेंट की जो एप्लीकेशन है वहां पर जानी चाहिए थी। देखना यह है कि पुलिस किस ग्राउंड पर किस वजह से इस टीम को उठाकर लेगी और उनको हिरासा करती रही। क्या इनके पास कोई असला मौजूद था? क्या इनसे किसी किस्म की कोई बरामदगी हुई है? क्या ये किसी ऑलरेडी ऑफेंस के अंदर दहशतगर्द मतलूब थे? ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर देखना यह था कि कंप्लेंट क्या है, और सबसे बड़ी बात, जिस जगह पर सर्वे करने के लिए टीम गई है क्या वो लीगल था, क्या वो लाइसेंस था, क्या वहां पे मार कुटाई नहीं हुई, क्या उनके पास कोई कानूनी जवाब था मारने का या वो गोरख धंधा करने का? तो जवाब इन सब का है नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हुए फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर वही बात कि माफिया इस कदर मजबूत है, ये होमवर्क करके आते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि जब भी ऐसा कोई धंधा शुरू होता है, ऐसा कोई घिनौना कारोबार शुरू होता है, तो उसके लिए होमवर्क यही किया जाता है, एक माफिया का सहारा लेते हुए उनकी मंथलियां उनके साथ डिसाइड की जाती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल खुले अल्फाज में बता रहा हूं कि अगर वो पुलिस वॉइस टीवी की टीम को नहीं पकड़ती तो उनका भत्ता बंद हो जाता है, उनकी मंथली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने माफिया के कहे बगैर भी खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये इस टीम के खिलाफ उल्टा कानूनी कार्रवाई करने की जुर्रत की है। लेकिन आई एम श्योर देर आए दुरुस्त आए होगा जरूर, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी सी कोशिश के बाद इंशाल्लाह ये चीजें सेटल होने जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट जारी है, एक दफा फिर प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने आंखें खोली हैं कि आज किसी के साथ हुआ है, कल किसी के साथ होगा, तो यकीनन चीजें बेहतर होंगी। लेकिन इसमें एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा जुरैज चौधरी साहब को कि
खुद अपनी मुद्दत में सिर्फ एक बार पंजाब बार काउंसिल जाके एक एप्लीकेशन मूव करें और सबसे पहले इनकी वेरिफिकेशन करें। अगर तो ये लॉयर हैं ही नहीं, क्लेम करते हैं, फिर तो मामला दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। फिर तो पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल खुद इनके खिलाफ एक्टिव होगी और वो प्रेस क्लब के साथ होगी। और इनके अगर लॉयर हैं और अगर गैर इखलाकी हरकत में, गैर कानूनी हरकत में इन्वॉल्व हैं, अगर इनकी कोई लिंक ऐसा सामने, क्योंकि अब तो विजुअल मौजूद है जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं मैं खुद लॉयर हूँ। व्हाट इट मींस कि आप खुद लॉयर हैं, यहाँ पर आए हैं या इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल फौरी तौर पे इनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड करेगी और फिर इसकी फर्दर वेरिफिकेशन होगी और एफआईआर करवाने में आसानी हो सकेगी। तो सर क्या लगता है कि अगर वो लॉयर हैं या नहीं है, अगर हमारी बार काउंसिल या कोर्ट इस पे एक्शन लेती है तो क्या सज़ा उस पर हो सकती है? एक तो सज़ा ये है कि उन्होंने ला कानून का नाम इस्तेमाल करते हुए जो है एक दबाव डाला, दूसरा हुआ है कि वो एक गलत काम करने में मतलूब थी, इसकी सज़ा बनती है एक्चुअली? देखिए, इसमें सबसे पहले चीज ये देखनी पड़ेगी जो इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का वर्जन क्या है। पहला तो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगेगा कि वो लॉयर हैं या नहीं है, इन केस नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली इनके खिलाफ एक ट्रायल चलेगा और पूरी एक सेपरेट एफआईआर होगी जिसमें इनके खिलाफ मुख्तलिफ सजाएं हैं। इसमें 10 साल, 5 साल, 14 साल और वहां तक भी जा सकती है कि अपने आप को खुद ऐसा शो करवाना किसी भी यूनिफॉर्म के अंदर, किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा है, गवर्नमेंट मुलाजिम या लॉयर के हवाले से जैसे है, तो वो एक एफआईआर के ऊपर रजिस्टर होगी 419 की। फिर इसके बाद इनके खिलाफ जो इन्होंने मारा है, जिन लोगों के साथ मिल के मारा है, वो लोग भी इनके साथ शामिल होंगे, अरेस्ट होंगे। और जिन चीजों से मारा है, डंडा है और हवाई फायरिंग जो किया है, वो पिस्टल और वो डंडा, वो चीजें बरामद होने के लिए एक सेपरेट एफआईआर होगी 337 की। यानी ये दो चीजें होंगी। फिर तीसरा ये देखना होगा कि अगर ये वाकई उस शीशा कैफे के मालिक हैं या उसमें उनके जो ओनर्स हैं उनकी बैक पे मौजूद हैं, तो फिर जो अयानत के अंदर, जिसको हम अबैटमेंट कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, खयानत मुजरिमाना कह सकते हैं, साथ देना कह सकते हैं, किसी गलत एक्टिविटी के लिए मशवरा देना कह सकते हैं, तो उस हवाले से भी इनके खिलाफ एफआईआर होगा। अगर ये खुद ऑनर हैं तो फिर डेफिनेटली इस चीज के खिलाफ, इनके खिलाफ बिल्कुल एक और एफआईआर भी बनती है। ये एक नहीं 3 एफआईआर बनती हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मुत्तहिद होने की जरूरत है, यूनिटी दिखाएं। मैं समझता हूँ जुरेश चौधरी की शुजात को सलाम, और वो हिम्मत करें, कोशिश करें, सामने आए और उन्होंने बिल्कुल बैक फुटिंग्स पे नहीं जाना। इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएगी। सर नॉर्मली चीज़ें देखने में आती है जब इस तरह के काम होते हैं तो ये ढके छुपे होते हैं, छुप के किए जाते हैं, लेकिन ये अब जो है ट्रेंड बदलता जा रहा है कि ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर देना, लाइटिंग्स लगा देना और बिल्कुल पब्लिकली इस चीज़ को शो करना कि ये हशीशा क्लब है, आए इसको ज्वाइन करें। जब एक चीज़ है ही गलत, कानून के मुताबिक गलत है, तो इसको इस तरह से ओपन कर देना, इतना खुला जो है कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो इतना खुला अगर इख्तियारात दिए जा रहे हैं तो बाकी सिस्टम तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। सर आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही है यासिर। यहाँ पर एक और भी सवाल बनता है कि आखिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जो इनके लिए ज़िम्मेदार हैं, आखिर उनको एक्टिव कौन करता है और वो कैसे एक्टिव होंगे। और इस तरह के काम तो ऑलरेडी हो रहे हैं और बहुत जगहों पर हो रहे हैं, और ना सिर्फ MM आलम पे बल्कि हमारे मेट्रोपॉलिटन जितने भी सिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है कि कोई चेक एंड बैलेंस उस चीज़ पर हो। बल्कि इनफैक्ट लोगों ने इसी चीज़ को अपना ज़रिया मुआश बनाया हुआ है और जो है अपना परसेंटेज वाला जो सीन है वो नज़र आता है। लेकिन खैर वो सिर्फ वहाँ पे शीशा पिलाया नहीं जाता बल्कि सप्लाई भी किया जाता है। वहाँ पे जो है पूरी सप्लाई होती है, पूरी मार्केट बनी हुई है वो, जो कि जगह जगह स्कूल में, कॉलेजेस में ये चीज़ें भेजी जाती हैं जहाँ पे लोग एक्चुअली सप्लाई करते हैं। वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं जो एक्चुअली, जो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग स्टूडेंट है जो हमें इस तरह की सप्लाई करेगा, उसको फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ें मैंने खुद भी देखी हैं एक्चुअली, जो मेरे कॉलेज में इस तरह के सामने हुए थे, तो मैंने उसको देखा और उसके बाद उसको रिपोर्ट होता हुआ देखा, उसको पकड़ते हुए भी देखा। तो ये सब चीज़ें आती हैं कॉलेज में, एक्चुअली जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि नौजवान नस्ल बहुत अट्रैक्ट है। ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं दे आर सो मच इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, तो यहाँ पर उनके लिए एक सबक है कि डू नॉट बी लाइक द पीपल एंड डू नॉट गो विद द फ्लो, कि जिस तरफ सब जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वही रास्ता ठीक हो। तो आपने खुद अपनी जो है इस्लाह करनी है, आप खुद अपने लिए
ये जो है इस्लाह का बायस सर, यहाँ पर आगा सर मैं सवाल करना चाहूँगी कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स है जो वाकई में इसके रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, वो आखिर क्यों एक्टिव नहीं होते हैं? हम खुद जानते हैं कि ऑल अराउंड द कंट्री ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जिनको नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मैंने सबसे पहले बताया ना कि करप्शन हमारे खून के अंदर है। करप्शन हमारे अंदर से जब खत्म होगी तो फिर चीजें ठीक हो सकती हैं। हमें पता है कि हमने रोड के ऊपर सिग्नल नहीं तोड़ना, लेकिन हमें मौका मिल जाए तो हम बाज नहीं आते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अगर हम जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो फिर उस वक्त कानून एक्टिव होता है, उस वक्त ये घटनाएं होती हैं। तो अब कानून को एक्टिव करने का भी तरीका कार है हमारे पास। जो चूंकि हम फिर वही बात है, करप्ट लोग हैं, तो हमारे पास इस कदर करप्ट एक्टिविटीज है कि पहले हम देखते थे 1,1200 एक थाने के अंदर एफआईआर रजिस्टर होती थी। अब 3,000 एफआईआर एक थाने से क्रॉस कर चुकी है। समटाइम 5,000 भी देखने में आ रही हैं। तो क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसकी बहुत सारी वजूहत एक डिटेल है। तो अब उस सूरत में ये होता है कि गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट मशीनरी के पास इतना टाइम, सच्ची बात है, नहीं है, ना वो इतने सिंसियर हैं कि इसको खुद से एक्टिव हो। अब देखना ये है कि हमने प्रोसीजर कैसे करना है, किस तरीके से इसको टैकल करना है। हमने इसको कहते हैं पहिए लगाने हैं। तो एप्लीकेशन है, तो हमारे पास अब सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है कि 1 से 2 दिन भी गुजर चुकी है, अब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकी है। तो मैं फौरी तौर पर जुरेश चौधरी साहब को कहूंगा, दीगर प्रेस क्लब के नुमाइंदगान है उनको कहूंगा, मुतहिदों और सीसीपीओ के पास फौरी तौर पर मूव करें और इसकी इंक्वायरी हेल्ड करवाएं। और अगर इन केस यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि ये सिर्फ एक वाकया है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स, इस तरह के बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं। जुरेज चौधरी को तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इस तरह की जो बदमाशी है और इस तरह के जो काम है, ये वर्ल्ड हमें ऑल ओवर द कंट्री नजर आ रहे हैं। इनकी रोकथाम कैसे होगी और इस पर चेक एंड बैलेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बेसिस किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से इस पर इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है। बड़ा खूबसूरत हमारा दीन इस्लाम है, बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे दीन इस्लाम ने हमें इसके हवाले से राह रास्त बताया, लेकिन हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के लिए हदूद ऑर्डिनेंस मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में हद क्यों नहीं लगती है, उसकी भी बहुत सारी वजूहत और जवाब बनाए गए, ऑल दो के गलत है। यही जवाब सऊदी अरब में क्यों नहीं है, वहां पे हदूद लग जाती है। तो जब तक इबरतनाक सजाएं नहीं होंगी जिससे दूसरे देखकर इबरत पकड़ें, उस वक्त तक चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती। हमारे पास 1001 खुद हमारे वकला में, मैं समझता हूँ खुद चूंकि हमारे कानून में गुंजाइश मौजूद है, तो वकला ऐसे रास्ते और जजमेंट्स निकाल लेते हैं, और वो जजमेंट्स भी इन्हीं जस्टिस साहिबान की जानिब से दी हुई है दीगर हालात और वाक़यात की वजह से, कि जिसके बाद अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है तो अदम शहादत जिसको कहते हैं, ड्यू टू नो एविडेंस, वो लोग बरी हो जाते हैं और जैसी बाहर आते हैं दोबारा से क्राइम करते हैं, और जिसकी वजह से जैली पुलिस मुकाबले और दूसरे एक्स्ट्रा जुडिशियल फायरिंग्स और डिसीजंस वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं 10-10 साल तक अदालतों से सजाएं नहीं होनी है, हमें इंसाफ नहीं मिलना है, तो हम खुद ही फायर करके अपना हिसाब खुद ले लेते हैं। तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी लेजिस्लेशन इसमें होनी चाहिए कि एक तो सजाएं और जुर्माने जो 1947 के दौर की चल रही थी वही आज तक चल रही हैं, इसको इम्प्रूव किया जाए। अभी भी 500 या 1000 रुपये जुर्माना कुतब में मौजूद है, तो उसको एक तो इम्प्रूव किया जाए, दूसरे इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जब एक जुर्म साबित हो गया है तो कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो करें। आप या तो इसको जायज और हलाल करार दे दे शीशा सेंटर को, ओके करें, हमारा कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसने जो जल्द करता है करें, आप आजाद हैं, इसको आजादी के नाम पे जो मर्जी करें। दूसरे, हालांकि लॉ ये है कि जब आप किसी के हकूक मुतासिर करते हैं तो वहां पर उस लाइन पे, उस बॉर्डर लाइन पे आपके आजादी खत्म हो जाती है जहाँ पे किसी के हकूक शुरू होते हैं। लेकिन फिर या तो ये पास करने के ठीक है जी आप माशरती बहरानवी की तरफ जा रहे हैं, माशा जिस तरफ जा रहे हैं, आप यूरोप कंट्री में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, और ठीक है आप जाएं, लेकिन वो भी कम से कम यूरोपियन कंट्री में इस्लाम तो नहीं है, लेकिन वो इतने डेवलप्ड लोग हैं कि वो करते हैं ये सब कुछ, लेकिन जात के हद तक करते हैं, दूसरों की जात के हद तक नहीं करते। बात ये, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप क्लेम करते हैं कि आप मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं और आप बहुत ही मोमिन और पाक साफ लोग हैं, तो खुदारा ऐसे जो घिनौने कारोबार हो रही हैं, और तमाम तर मैं समझता हूँ 99% पोश एरियाज में ये सब चीजें हो रही हैं। तो वहां पर जो लोकल आबादी रह रही है, कम्युनिटी रह रही है, वो ये मत सोचे कि हम इससे पास आए हुए हैं या हमारे बच्चे इससे दूर है। कल आपके बच्चे, आपकी नस्लें इन्हीं चीजों में खुदा ना खास्ता एडिक्ट हो सकती हैं। तो आज आवाज उठाएं। मैं समझता हूँ ऐसे वाकये जो हुए हैं चौधरी साहब के साथ हुए हैं, यही टाइम होता है कि ना सिर्फ
ना सिर्फ सहाफती बिरादरी बल्कि हमें वकला बिरादरी को, डॉक्टर्स को या बाकी दीगर इदारे के लोगों को, यूनियंस को, वापडा कहे या बाकी यूनियंस को, ऐसे ताजरों को ऐसे टाइम पे इकट्ठा होना चाहिए और सिविल जो कम्युनिटी है उनको भी इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे मामले पर इस कदर सख्ती से एक्शन लें, इस चीज को हाईलाइट करें, इसको इबरतनाक बना दें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी सहाफी ने वहां पर जाकर मिसबिहेव किया है तो वो भी सामने आएगा अगर किसी ने गलत किया है, और अगर किसी सहाफी के साथ ज्यादती हुई है, जस्ट सर्वे करके पब्लिक को इनका मकरू चेहरा दिखाने की कोशिश की गई और उसको रोकने के लिए उसने लॉयर का नाम इस्तेमाल किया, तो वो भी सामने आएगा और आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी। इसी पे बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे पीएफयूजे के वाइस प्रेसिडेंट से, तो उनका कहना था कि एक तरफ जो है जुडिशरी का मामला है, दूसरी तरफ जो है सहाफती बिरादरी का मामला है, दो पिलर्स हैं, आपस में अगर इनके लड़वाएंगे, बात करेंगे, तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि मामला इतना बड़ा है, क्योंकि एक तरफ जो है वो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे सहाफत का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे लोग बात करने से भी कतराते हैं कि हम जो है माशरे के अंदर और बिगाड़ बढ़ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो लोग बात करने से मना कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा, गलत कर रहा, देखें ये किसी ने गलत बात की है, क्या सहाफती बिरादरी या सहाफत का कानून से बालातर है? सहाफत की तरबियत, सहाफत का पेशा, सहाफत की जो अमल हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, क्या कानून से बालातर हैं? क्या बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लॉ हैं? नहीं। क्या जो लॉयर्स हैं वो बियॉन्ड द लिमिट्स हैं कि उन्होंने लाइसेंस ले लिया तो वो लाइसेंस टू किल उनको मिल गया कि वो जिस मर्जी की जिंदगी तबाह करे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही देखें, हम अगर इस इशू पे बात करते हैं, इट डजंट मीन कि हम जुडिशरी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने जा रहे हैं। ना ही किसी जस्टिस साहिबान की जानिब से ऐसी कोई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की या किसी और दीगर कोर्ट की कि आपने इस पे बात नहीं करनी है, आपने इसको कंडेम नहीं करना है, आपने इसको फॉलो करना है। ऐसी बात नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही। असर, यहाँ पर आपने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन की, तो पाकिस्तान में रूल्स तो बहुत सारे बन जाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो फिर उन्हीं लोगों के हाथों में वो चीज़ें चली जाती है जो इसमें बिगाड़ पैदा करते हैं और वाकई में कर रहे हैं, तो फिर वहीं पर जो है एक फुल स्टॉप लग जाता है तमाम तर मेहनत का। तो ये जो एक सर्कल के अंदर एक एरर है, एक मैकेनिज्म के अंदर एरर है, इसको किस तरह से फिल किया जा सकता है? थोड़ी आवाज आपकी कट गई थी, सॉरी, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आपसे। ये कह रही थी कि आपकी तरफ से कहा गया था इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हम लोग जैसे अभी सुरेश का वाकया हुआ है, तो इसको हम लोग इस पर प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, इस पर एक्शन भी लिया जाएगा और उसके बाद जो है कोई रूल भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पर जब बात आएगी तो फिर उन्हीं लोगों के हाथ में सारा जो है असर आ जाएगा जो इसमें खराब पैदा करते हैं, जो इसके अंदर खलल पैदा करते हैं। तो सारे सर्कल के अंदर एक एरर है, मौजूद है, इस एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं? आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर का बिल्कुल ठीक कहना था कि इस वक्त जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि हमें जो सहाफ़त का एक्चुअली काम है उसे वो करना चाहिए, चाहे आगे कानून है, चाहे आगे हमारी पार्लियामेंट है, चाहे हमारे सियासतदान है, कुछ भी है, तो हमें तो आवाज़ बुलंद करनी है। जहां हमें लगेगा कि ये चीज़ गलत है, हमें तनकीद करनी है, हमने उसको हाईलाइट करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और तमाम लोगों को इंसाफ दिलाते रहेंगे। हमारा फ़र्ज़ है बोलना, हमारा फ़र्ज़ है लिखना और हम इस चीज़ को हमेशा शाया करते रहेंगे, ऑन एयर करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आगा साजिद सर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन भी हमने जाना। आगा सर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अभी आ रही है आवाज। सर, हम लोग बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन की। आपकी तरफ से कहा गया कि रूल्स बन जाते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वाकई में ऐसा होता है, मेहनत हो जाती है, उसके बाद रूल्स बना लिए जाते हैं, एक्शन लिया जाता है और उसके बाद जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो सारा जो काम होता है वो उन्हीं लोगों के हाथों में आ जाता है जो इस चीज़ के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। तो ये जो कंप्लीट एक सर्कल है करेक्शन का, उसके अंदर एक एरर है और ये एरर भी यही लोग पैदा कर रहे हैं। इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? देखिए, पहली बात ये है ना कि मैंने जैसे बताया कि जब कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, इस तरह का वकूआ होता है, सबसे पहली बात है कि सबको उस पर सर जोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है या जो सिविल है, आम एक लोग हैं, सिविल लोग हैं। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात है कि ऑलरेडी जो लॉ बना हुआ है
उसको ही इम्प्लीमेंट करवा कर तसलसल के साथ जद्दोजहद जारी रखे तो चीजें बेहतरी की तरफ होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज चूंकि मेरे ऊपर ये वाकया हुआ है या मेरे साथ ये ज्यादती हुई है तो आज मैं शोर बचाऊं और कल उसके बाद फिर दोबारा से खामोश हूं, किसी और के साथ हूं तो यही मेरे पास जवाब हो कि मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो बात ये है कि सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सीसीपीओ के पास फौरन जाना चाहिए। इन केस अगर वहां से भी कोई नहीं मिलता तो फिर एक 22A की ऑप्शन है जुरेश चौधरी साहब के पास, मैं उनको सजेस्ट भी करूंगा, लीगल एक ओपिनियन है। 22A CRPC के तहत एक सब सेक्शन है, 22 का सब सेक्शन ए है कि जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होती हैं एडिशनल सेशन जज साहब के पास कि आप FIR क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे, उनको बुला के इंक्वायर किया जाता है और रीजनेबल वजूहात सामने आ सके तो दुरुस्त, अगर ना आ सके तो उनको डायरेक्शन स्पेसिफिक दी जाती है कि फौरी तौर पर इनकी रजिस्टर FIR की जाए और हमें बताया जाए। सर यहाँ पे FIR के मामले को लेके जो है वजीर आजम, हमारे साबिक वजीर आजम बड़े परेशान थे, उनके बड़े मसले चल रहे थे, तो क्या लगता है यहाँ पे पुलिस साथ देगी उस तरह से क्या? नहीं, मैंने देखा, मैं है ना, वो फिर वही बात आती है कि वो बड़े बड़े लोग आपस में लड़ रहे थे, वहां सिचुएशन को थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे डेफिनेटली इनके कद और हैं, उनके कद और थे, उनकी वजूहात और थी, इनकी वजूहात और थी, उसमें भी कुछ जस्टिफिकेशंस थी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ 22A की ऑप्शन है। यहाँ पर अगर पुलिस लेट्स सपोज अगर साथ नहीं देती है किसी भी वजह से, तो मैं आई एम 100% श्योर कि अगर पुलिस वहां से मुबैना तौर पर, आई एम नॉट कंफर्म, कोई भत्ता ले रही है, कोई मंथली ले रही है, कोई इंटरेस्ट है, कोई रिश्तेदारी है उनके साथ, कोई और वजूहात है जिसकी वजह से FIR रजिस्टर नहीं करी, उल्टा इनको हिरासा कर रही है, तो जुडिशरी कम से कम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो फिर जुडिशरी में जाकर वहां पे 22A की एप्लीकेशन देके वहां से रिलीफ लें, अगर खुदा ना खास्ता वहां से नहीं और रिलीफ नहीं मिलता या कोई भी समझते हैं ऐसी जस्टिफिकेशन आ जाती है तो हाई कोर्ट में इनके पास ऑप्शन है कि रिट पिटीशन में जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं इनके पास, प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकते हैं, तो ये बहुत सारे रास्ते हैं इनके पास। मैं समझता हूं कि प्रोटेस्ट की जगह पे, लेकिन ये होता है इंतहाई माजरत के साथ इंसानों के देश में जहां कुछ समझदार लोग हों, जहां पर एक कौम की बजाय लोगों का जमघटा मौजूद हो, तो वहां पर कानून को एक्टिव खुद से करना पड़ेगा। तो अगर पुलिस इस तरीके से प्रोटेस्ट अगर हुकामे बाला के कानों पर जू नहीं रेंग रही है तो प्रोटेस्ट यकीनन अपनी जगह पे जारी रखें, लेकिन कानून को एक्टिव करने के लिए कानून ने जो तरीका बताया है उसको जरूर फॉलो करें। मैं इनको सजेस्ट करूंगा, हमारी किसी भी जगह पे लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, न सिर्फ हम इनके साथ हैं बल्कि पूरी लॉयर कम्युनिटी इनके साथ है, पूरे जज्बे के साथ इनके साथ है। हम पूरी इंशाल्लाह में भी कोशिश करेंगे कि इस चीज को वेरीफाई करवाएं। और अगर मैं चाहूंगा, ये जिन्होंने क्लेम किया खुद को लॉयर, इनका नाम जो है वो फुल नेम जो है वल्दियत के साथ वो भी बार बार डिस्प्ले किया जाए, पता चले, ताकि हम करवा सकें कि ये वाकई ऐसा किसी ने किया या नहीं किया। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल को एक्टिवेट किया जा सके इनके खिलाफ कि ये इन्होंने क्या हरकत की है। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और आपका बहुत अच्छा मौक़िफ़ था इसके बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल कानून मौजूद है, बहुत से तरीक़ाकार मौजूद हैं जो उन्होंने सर ने बताया। एक्चुअली मैं भी ही सजेस्ट करूँगा जुरेज़ को और अपनी वॉइस न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि काइंडली जो भी तरीक़ाकार है लेजिस्लेशन के मुताबिक चलें और जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, FIR दर्ज करवाएं, अगर नहीं हो रही तो इसको कंप्लीटली परस्यू करना चाहिए। और रिक्वेस्ट है हमारे सहाफ़ती बरादरान से, प्रेस क्लब से और हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल से कि हमें भरपूर इस पर कोई ताउन भी किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने बात की जुरेज चौधरी के साथ होने वाले वाक़े में, और बहुत ही ज़्यादा हमारी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उनकी तरफ से जो है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, गुजरावाला में एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, उसी के साथ साथ जो है सियालकोट के अंदर हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा गया हमारी वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से लाहौर के अंदर, और इसी तरह से हमें ये नज़र आता रहा। तो ये वाकई में जुरेज चौधरी को हम सलाम कहते हैं, उनकी शुजात को, उनकी बहादुरी को हम सलाम कहते हैं। और वाकई में एक बहुत अच्छा जो है उनकी तरफ से मैसेज दिया गया है, एक मोटिवेशन क्रिएट की गई है हमारे यंगस्टर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो सच के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे वॉइस न्यूज़ के अहम एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार हमजा इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने हैं और बात करेंगे हम इस बारे में कि
जुरेज चौधरी को क्या वाकई बिल्कुल, में एक्चुअली इंसाफ हमजा इश्ताक साहब मिलेगा? खुद भी वहाँ पर मौजूद थे, पूरे सीन के अंदर इन्वॉल्व थे और बखूबी उन्होंने चीज़ों को देखा था और रात गए तक वहाँ पे थे और उनसे भी जानेंगे कि उनका इसके बारे में क्या कहना है और वो सब चीज़ों को बेहतर समझते हैं और बहुत सीनियर तजज़ियाकार हैं, तो उनका मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़रूरी होगा। पब्लिक वॉइस के एंकर पर्सन और पब्लिक वॉइस के जो होस्ट है आज हमारे साथ हमें ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ ही देर में उनसे भी इस चीज़ का तज्जिया लेंगे और बजाते खुद हमजा इश्तियाक भी एक एडवोकेट और लॉयर है। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आमना और यासिर, आप दोनों का मुझे प्रोग्राम हमजा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जाहिर बात है आप लॉयर भी हैं, तो ये सवाल बहुत मैच करता है। कल जैसे परसों का वाकया पेश आया तो आते ही जो अंदर से वकील साहब थे या नहीं थे, खैर उन्होंने बात तो कर दी, अब इतना बड़ा मुद्दा खुल चुका है उसके बाद, तो क्या कहेंगे कि क्या अगर वो वकील साहब थे तो उनका करना सब जायज़ था, जो अब कर चुके हैं, तो अब क्या एक्शन लिया जाएगा? देखें यासिर, बात यह है कि चाहे वकील हो, कोई भी हो, मैं भी वकील हूँ, कोई भी मावराए कानून नहीं है। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और कानून के अकॉर्डिंग ही सब चीजें चलनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो होते हैं, ये एक माफिया बनकर ये लोग आपस में एक गठजोड़ करके पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जो बिल्कुल इलीगल होती हैं। क्योंकि ये शीशा एक्टिविटी मुझसे प्रोग्राम में जाने से पहले जुरेज के साथ डिस्कशन की थी, तो मैंने उसको कहा था कि बिल्कुल ये, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस के ऊपर आप इस तरह करते हो तो ये इलीगल है, तो इसके खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पुलिस को शामिल करना इस चीज में। जुरेज ने और हमारी टीम ने पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हमारे साथ उस तरह नहीं कर पा रही थी, जो है हमें बेनिफिट नहीं दे पा रही थी जो उनको बनता है। यानी वो उनके साथ नजर आया हमें कि वो भी लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं, वो इस सारी सूरत हाल में शायद उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जिस वजह से हमें उन्होंने वहां पर कोई रिलीफ नहीं दिया। तो पुलिस की तरफ से अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या अब जो एक दिन गुजर चुका है पूरा, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आया एफआईआर के मामले के लिहाज से? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो देखने में आया था कि पुलिस उन्हीं का ही साथ दे रही थी और हमारी टीम को लेकर चली गई थी, तो अब क्या डेवलपमेंट आई है देखने में? यासिर, ये बिल्कुल हकीकी बात है कि जब हम वहां पर नहीं पहुंचे थे तब तक तो वाकई पुलिस उनका साथ दे रही थी, लेकिन जब उनको पता चला कि ये एक मीडिया के ऊपर अटैक हुआ है और ये बड़ा हाईलाइटेड इशू है और वो हमारी फुटेज भी आई, तो वो फुटेज एएसपी तक, जो वो मैडम है, मैडम आयशा तक, वहां और जो एसपी साहब है उन तक भी गई, और जो गुलाम साहब डीएसपी हैं इस सारे वकूए के, वो वॉच भी कर रहे हैं, वहां तक भी गई। और हमारी फिर एसआई के साथ और जो एएसआई के साथ वहां पर जो बातें हुई, तो वो यकीनी तौर पर उनको समझ आ गई कि ये मीडिया का मामला है और ये कैमरे में रिकॉर्डेड है हर चीज, तो इसको हम उस तरीके से जो है वो बैकफुट पर नहीं रख सकते, हमें इसके ऊपर इनिशिएट करना होगी। लेकिन बात यह है कि वो जो मुखालिफ थे उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया जिस तरह हमें ट्रीट किया गया। मुखालिफिन ने इतना जोर आजमाया, वहां पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाहौर है वो भी इन्वॉल्व हुई, वो वकला वहां पर पहुंचे। मेरी कल भी अपनी टीम के साथ बात हुई, क्योंकि मुझे किसी वजह से वापस आना पड़ गया, वरना मैं भी वहां पर मौजूद होता। तो वो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि जी वो प्रेशराइज और सारी चीजें वो करके हमारे साथ डील करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कंफर्म हो चुका है कि वो साहब जो थे वहाँ पे मौजूद, क्या वो वकील थे या फिर बहाने ही बना रहे थे, ऐसे सिर्फ ड्रामा किया था उन्होंने वकील बनने का? और सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि उनकी तरफ से कहना ये था कि मैं वकील हूँ, तुम होते कौन हो सवाल करने वाले, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आते ही उन्होंने एक दबदबा और एक रोप डालने की कोशिश की, तो क्या वकील का लाइसेंस होना बदमाशी का लाइसेंस भी है? बिल्कुल आमना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि ये मावराए कानून तो कोई भी नहीं है, चाहे कोई वकील हो या ना हो, मावराए कानून नहीं है। और ये वकला के ऊपर इस तरह का नाम लेकर ये एक वकला गर्दी बना देना, यकीनी तौर पर ये वकीलों की इस पूरे जो है इस प्रोफेशन की ये इंसल्ट है। मैं क्योंकि बतौर वकील इस चीज को इंसल्ट महसूस करता हूं कि आप इस चीज को बदमाशी समझें, या इस चीज के ऊपर आप समझें कि आप शायद कानून से ऊपर हो गए हैं और आपको तमाम तर जो है वो राइट्स मिल गए हैं कि आप पाकिस्तान के कानून को या आम शहरियों को पामाल करते जाएं। ये यकीनी तौर पर एक गलत अप्रोच है जो वकील अपनाते हैं, और मैं इसका कंडेम भी करता रहा हूं, और मैं इस चीज के खिलाफ वकला में भी बैठकर बात करता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो साहब वकील है या नहीं, वो साहिब का तो पता नहीं, लेकिन उनकी पुष्पनाही जरूर वकला कर रहे हैं।
तो वो अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जो है वो इंतजामिया वकला की उनके साथ है। ये कुछ लोग होंगे, ये 5 बिल्कुल 6 कुछ काली भेड़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हमारी जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर बेशुमार ऐसे लॉज हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन में हमें कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। लोग सालों साल किसी एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक लॉ को पास करवाने के लिए मेहनत करते हैं, और जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो कुछ भी नहीं होता। तो इस यहाँ पर क्या कहेंगे कि आखिर ये चीज़, ये फ्लॉ, ये गैप क्यों है? आमना देखें, बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल जो जिसे हम कहते हैं कानून की रिट, जिसे कहते हैं कमांड ऑफ लॉ, रिट ऑफ लॉ, वो लॉ एंड ऑर्डर, वो तो सिरे से ही मौजूद नहीं है। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि लेजिस्लेशन में वो चीजें, हमारे बिल पास हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेजिस्लेचर अपना काम कर देता है, लेकिन मसला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का आता है जो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते? क्योंकि एक तो वो इन चीजों को, जराइम को सिरे से खुद खत्म नहीं करना चाहते, ये क्योंकि अभी तक एक मिथ मौजूद है पुलिस में भी कि ये उनकी दिहाड़ियां हैं, ये उनकी एक मंथलीज आती हैं, ये उनकी वीकलीज आती हैं, और ये उस तरीके से अपना सिस्टम चलाते हैं। अब पुलिस जो है हमारी शुरू से ही नकारा रही है इस मामले को लेकर कि वो इन चीजों को उस तरह एड्रेस नहीं कर पाती हैं जिस तरह कानून मौजूद होता है। ये हमेशा उनको रिलीफ देते हैं, एफआईआर करें तब भी ये मुकमुका करके अपना रिलीफ निकाल देते हैं बीच में से। मेरी जब एसआई से बात हुई थी, जो शफाकत है शायद, उससे मेरी बात हुई थी, वो कहता है जी हमने 1 महीना पहले भी इस बार के ऊपर, इस कैफे के ऊपर एक पर्चा दिया था, मगर क्योंकि उसमें पुलिस मुद्दत रख रही थी तो ये हमारी फिर उनके साथ सेटलमेंट हो गई, और ये क्या नाम है, हमने तब इनके शीशे वगैरह भी उठा लिए, जो तोड़ फोड़ भी की, जो उनके शीशे वगैरह थे वो तलफ कर दिए, मगर ये फिर दोबारा करने लग पड़े। तो मैंने बात की कि 1 महीने के अंदर वो अगर दोबारा करने लग पड़े हैं और आपको पता नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे इल्म में नहीं है। मैंने कहा फिर तो आपसे ज्यादा बेहतर काम मीडिया कर रहा है जिसको पता है कि क्या काम करना है। पुलिस आपके सामने वो चीजें, और आप वो उस चीज के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं जनाब अब आप पीछे लगे हैं तो आप इसकी पैरवी करें, हम आपका मुकम्मल साथ देंगे। यानी ये देखिए ना, मौजूद है पुलिस अपनी जगह पर उस तरीके से काम नहीं करती जो उसको करना चाहिए। अच्छा, हम तो सब वहाँ पे जो एक्चुअली बात करना चाहता शीशा कैफ़े के बारे में, जो कैफ़े और क्लब इस तरह के खोले जाते हैं, सरेआम MM आलम रोड पे मौजूद था, और वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बेफिक्र जो है वहाँ पे सिलसिला चल रहा था नशावर चीज़ों का भी। तो क्या इसके कानून में कोई जगह नहीं है इसको ख़त्म करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए? देखिए यासिर, कानून में बिल्कुल जगह मौजूद है। 2014 का जो है एक्ट मौजूद है, प्रोहिबिशन ऑफ शीशा कैफेज एंड स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस। ये 2014 में एक एक्ट भी पास हुआ। उसके बाद 2019 में एक सो मोटो भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब थे, मेरा लतीफ खोसा साहब थे, उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि जितना भी शीशा कैफेज है ओवरऑल पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वो क्रैकडाउन हुआ भी, मसला ये है कि वो फॉर द टाइम बिंग होता है, परमानेंट चीजों को वो खत्म नहीं किया जाता, ये मसला है। कानून भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में, पुलिस भी हरकत में आती है, लेकिन परमानेंटली खत्म नहीं किया जाता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। कि जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो इनके ऊपर जो ऑफेंस लगते हैं वो बेलेबल होते हैं। अगर वहां पर पी रहा है या बना रहा है तो उनके ऊपर जो ऑफेंस लगते हैं वो बेलेबल होते हैं। वो वेरी नेक्स्ट डे उस चीज की बेल करवा लेते हैं, और जब बेल करवा लेते हैं तो फिर से मामला खत्म हो जाता है, ट्रायल में कुछ निकलता नहीं। तो बात यह है कि हमें पुलिस को इसके ऊपर कानून जो मौजूद है, जो 3 साल की सजा है और 1 लाख रुपए जुर्माना है, और ये नॉन बेलेबल है जो एक्चुअल कानून है, तो ये उन चीजों के ऊपर ये वो ऑफेंस नहीं लगाते। ये ऑफेंस लगा देते हैं जनाब, ये पब्लिक प्लेस थी, उसको इन्होंने उसकी पीस को जो है वो बर्बाद किया है। वो एक बेलेबल ऑफेंस, 24 आवर्स के अंदर वो उसकी बेल हो जाती है, उसका तो कोई इतना नहीं है। ये ऑफेंस जो पुलिस लगाती है ये इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर ऑफेंस लगने चाहिए जो एक्चुअली कानून में इस चीज को लेकर हैं, वो नहीं लगते, और जो वैसे ही चलता रहता है कोर्ट्स में। बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा साहब, आपसे भी कॉन्वर्सेशन करेंगे। कल का जो वाकया हुआ, हमारी वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम, सवाल है कि होस्ट पर तशद्दुद किया गया और जो है एक गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया मालिकान की तरफ से, उस पर गुजरावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद एहतजाज किया गया। मजीद भी जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुजरावाला मियाँ अदील अरशद से। जी मियाँ साहब, बताइएगा क्या सिचुएशन थी?
आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला प्रेस क्लब में। मेरे साथ सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो साथ खड़ी हैं और मौजूद हैं। इधर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कल का जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में MM मालम रोड पर शीशे कैफ़े वालों ने हमारे जो एंकर पर्सन हैं जोरेश चौधरी साहब, उन पे तशद्दुद किया गया और गोलियां चलाई गई उनके ऊपर और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारा गुजरांवाला प्रेस क्लब और सहाफ़ी तंजीमों ने साथ मिलकर इधर एहतजाज किया और पुरजोर अपील की है हकाम बाला के आगे के मुल्ज़मान को जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया मियादिल हमें आगाह करने के लिए। गुजरांवाला से प्रेस क्लब में हमारे ब्यूरो चीफ मियादिल जो है उसकी सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे कि ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान की तरह गुजरांवाला में भी है सहाफ़ी के जानिब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है इस तरफ से। तो सर हमजा साहब यही सवाल ऐड करना चाहूँगा कि कल बात भी कर रहा था और भी हमने एक साहब से बात की थी कि उन्होंने कहा कि इस वक्त मामला थोड़ा सा चेंज लग रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ मैंने उससे बात की, एक तरफ से वकील साहब हैं जो कि कैफ़े को रन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक सहाफ़ी है जो कैफ़े को बंद करने जा रहा है। दोनों का मामला जब अदालत में जाता है या उसमें थाने में जाता है तो आपको नहीं लगता कि ये कोई थोड़ा सा अलग यूनिक सा मामला बन जाता है, जिसमें से हमने लास्ट टाइम PFUJ के वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, उन्होंने इस पर बात करने से ही मना कर दिया था। बिल्कुल यासिर, ये एक बड़ा एक मसला है क्योंकि कानून के जो एक अपना एक बार है, मतलब कि जो लॉयर्स की बार है, ये उसमें भी मामला इन्वेस्टिगेट होता है क्योंकि हमारे वकला के अंदर भी ये एक कानून मौजूद है कि जब किसी वकील के ऊपर FIR होना होती है या किसी वकील के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होना होता है तो वो यकीनी तौर पर बार उसमें इन्वॉल्व होती है। और बार एसोसिएशन हमारे पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग है, उनकी यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। ये बातें तो अपनी जगह पर हैं कि वो किसी के साथ भी मिसहैप नहीं होने देना नहीं देने देती। लेकिन बात ये है कि मावराए कानून अगर लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए तो दैट इज रॉन्ग। और यही बात सहाफियों के ऊपर भी है कि PFUJ या प्रेस क्लब वो भी जो है बहुत सी चीजों को मावराए कानून पास करवाते आए हैं या चीजें करते रहे हैं। तो वो अब मसला तसादुम का है कि हमने इन दो पढ़ी, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी की हैं और आम आदमी की फेवर के लिए काम कर रहे हैं। बार एसोसिएशन वकला भी और जो सहाफी हैं वो भी दोनों अपनी अपनी जगह पर एक खिदमत खल्क कर रहे हैं या अपनी जगह पर एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मुआशरे को इंसाफ मिल रहा है या मुआशरे को अवेयरनेस मिल रही है। लेकिन बात यह है कि दोनों का तसादुम हम कतई तौर पर हमारी टीम भी ऐसा नहीं चाहती। मेरी जो हेड ऑफ न्यूज है हमारे राहिल कुरैशी साहब, आमिर साहब, सबसे यही बात थी अवैस गिलानी साहब के हमने कोई तसादुम नहीं बनाना, हमने जो कानून के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो रखनी है। ना हमारा कोई प्रेस क्लब का उनके साथ तसादुम है बार काउंसिल के साथ, ना बार काउंसिल हमारे साथ कोई तसादुम बनाए। हम चाहते हैं कि जो कानून के अकॉर्डिंग चीजें हैं वही हो, हम इसमें एग्जैजरेशन नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमें कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर रिलीफ मिले। जो पॉसिबल रिलीफ कानून के अंदर है वो वकला के लिए भी हो, वो सहाफियों के लिए भी हो, और हम उसके लिए अपनी एक जो है वो एक स्ट्रगल करेंगे। हम कतई तौर पर एक तसादुम नहीं चाहते और ना ही हम कोई ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनाब हमने वकला के खिलाफ ऐसा किया तो सहाफियों के खिलाफ ऐसा हो गया, या सहाफियों ने ऐसे करना चाहा तो वकला ने ऐसा कर दिया। यानी हम अमन के साथ अभी भी चीजें बताना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि बेहतरी हो, जो भी हो, हम कोई गलत चीज नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही। हमसे सर यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूंगी, एक डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है पिलर्स जो है डेमोक्रेसी के वही इंश्योर करते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें एक तसादुम नजर आता है, नोटिस किया जाता है इन पिलर्स के दरमियान ही। जैसे हम खुद जानते हैं कि ये जो पिलर्स है, एक पिलर जुडिशरी का है जो कि बहुत मेन रोल प्ले करता है हमारी गवर्नेंस में, और एक पिलर जो है वो जर्नलिज्म का है। तो इनके अंदर एक तसादुम क्या वाकई में है या फिर ये जो वाकया है ये सिर्फ कुछ काली भेड़ों की नवीद है? कतई तौर पर आमना आपकी बात जो है वो आपकी बात में ही जवाब है। कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि ये कोई तसादुम है या कोई मामला या जंग है इनके दरमियान। ये काली भेड़ें हैं, ये काली भेड़ें बार काउंसिल में भी मौजूद होंगी। मैं बतौर वकील जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि काली भेड़ें बार काउंसिल में भी मौजूद हैं और काली भेड़ें सहाफियों में भी मौजूद हैं। लेकिन हमने इसी चीज को तो इस मरतबा एक एग्जांपल सेट करनी है कि हमने इन चीजों को वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना कि जनाब हमने एक पूरा इदारा उसके पीछे लगा दिया और हमने ऐसी कोई बात की। सॉरी, अपनी अपनी जगह पर दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं।
हम इन दोनों इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो PFU जो है, जो प्रेस क्लब है, उनकी भी और बार काउंसिल की भी, दोनों हमारे लिए बड़े मुख्य हैं। ये कोई जंग नहीं है, बस उनसे गुजारिश ये है कि जो काली भेड़े हैं वो चाहे सहाफियों की जानिब से हो, वो चाहे वकला की जानिब से हो, उनको खुदारा उनको रोका। तो सर फिर ये फिल्टर कैसे होगा? अगर हम लोग देखें तो ये काली भेड़ें तो हर फील्ड के अंदर हमें नजर आती हैं, तो ये फिल्टर सिस्टम जो है ये किस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, किस तरह से हम एक्चुअल में बता सकते हैं कि ये वकील जो है ये वाकई में वकील है और ये अपनी जो स्पेसिफिक पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल और नाजायज इस्तेमाल नहीं कर रहा? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आमना। यही चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं और हमारे यहाँ पर एड्रेस होती हैं बार काउंसिल्स में भी और सहाफियों में भी, जब बैठते हैं कि यार ये जो चंद लोग होते हैं ये पूरे तालाब को गंदा करते हैं, हमारे नाम को गंदा करते हैं, तो इनको क्या ऐसा किया जाए कि हम इनसे छुटकारा हासिल करें। सॉरी। तो उस चीज के लिए बार काउंसिल ने तो एक क्राइटेरिया अपनाया कि उन्होंने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया, एक जाली वकला के नाम पर क्रैकडाउन स्टार्ट किया कि जिसको लाइसेंस नहीं मिलता, फिर लाइसेंस लेने का क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस लेने के बाद, कुछ लाइसेंस लेने के बाद भी लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर पंजाब बार काउंसिल्स का, यहाँ पर जो हमारी समाजी तंजीमें होती हैं, यहाँ पर उनका काम बनता है, हमारी जुडिशरी का काम बनता है कि जो चीजें, अब एक रूल है ना सिंपली, कि कोई भी मावरा कानून नहीं है, किसी का एग्जम्पशन नहीं है। वो वकील है, वो गलत कर रहा है, वो मुनशियात फरोशी कर रहा है, वो कोई गलत काम कर रहा है, वो किसी को अगर मर्डर कर देता है तो ठीक है कि उसके ऊपर कोई गलत FIR ना हो, गलत मामलत को ना चले, लेकिन जो जायज है वो तो चीजें चलें। और सहाफियों के ऊपर भी ऐसे ही है। होता क्या है कि ये फिर गलत लोग पूरी बार को या गलत सहाफी पूरी तंजीम को जब इन्वॉल्व करते हैं तो फिर तंजीमें इनका साथ देती हैं, और तंजीमें साथ देती हैं वो अपने वोट्स की वजह से देती हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने फिर बाद में इनको वोट देना होता है, यही उनके ओहदेदार बनाते हैं या बनते हैं। तो यही मसला है कि इन लोगों को एड्रेस किया जाए, इन लोगों को रोका जाए, बार काउंसिल की जानिब से, तंजीमों की जानिब से, सहाफी तंजीमों की जानिब से, ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा आमिर साहब, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली बहुत कम देखने में ऐसा आता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं। लाइक जितने भी हमारे पाकिस्तान के TV चैनल्स खोल लें तो शायद और नादिर कोई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो बाकी जो चैनल्स हैं उनके पास भी अथॉरिटीज़ हैं, वो भी कर सकते हैं। आखिर क्या इतना सेंसिटिव केस होता है, इतना मामला ऐसे होता है कि कोई इसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाता कि हमें बुराई को इस तरीके से डायरेक्ट जाके ख़त्म कर सकें? सॉरी यासिर, बात पता क्या है कि इस तरह के चैनल्स इस तरह के काम नहीं करते। बहुत से चैनल कमर्शलाइजेशन के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो अभी भी मुकमका के सियासत करते हैं, मुकमका की तरफ चले जाते हैं। ये वॉइस न्यूज का पहले दिन से एजेंडा है कि हमने एक्सपोज करना है, सच की आवाज है और हमें सच की आवाज लेकर चलना है। दीगर चैनल्स भी हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत स्कैंडल्स उन्होंने जो है एक्सपोज किए हैं, होते भी आए हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी आवाम का भी तो कसूर है ना, हम आवाम भी भूल जाते हैं। हमारी आवाम भी लोगों को शय देती है, हम आवाम ही उनको ना अप्रिशिएट करें। अब जो चैनल्स हैं, वॉइस न्यूज ने अपनी जगह पर काम किया, जुरेज की मैं हिम्मत को दाद देता हूं, और अभी तक उसका अज़म जो है, मेरी उससे कल रात को भी बात हुई, वो बहुत दिलेर आदमी है। वो अभी तक उसकी हिम्मत में कोई जो है वो शगाफ पैदा नहीं हुआ, और वॉइस न्यूज की टीम में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, और तमाम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और वो कहते हैं कि मजीद जो है हमें अप्रिसिएशन मिली है, हमारे अंदर इंकरेजमेंट आई, हम चीजों को एक्सपोज करेंगे। अब बात इस तरह है कि ये जो लोग हैं या दीगर चैनल जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सी कमर्शलाइजेशन है या चैनल दबाव में आ जाते हैं और उन चीजों को एक्सपोज नहीं करते। हमारी तरफ से कथित तौर पर फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, और हम ऐसा करना भी नहीं चाह रहे, ना होगा इंशाल्लाह। जो भी कानून के मुताबिक होगा, हमारा एक ही मुद्दा है कि जो भी कानून के मुताबिक मौक़िफ़ हो हम उसको सामने लेकर आएं और सच को एक्सपोज करें। और ये हम इस चीज को एक्सपोज करके रहेंगे। वो जो फुटेजेस है हमारे पास, वो जो हम प्रोग्राम करने गए, वो जो हमारा एक पूरा लॉजिक था, वो जो हमारा एम था, हम उसे पीछे नहीं हटे, हम उसको एक्सपोज जरूर करेंगे, दुनिया को जरूर बताएं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है हमजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमजा साहब का भी बहुत अच्छा मौक़िफ़ था सबके बारे में बात करने के लिए। कुछ नई डेवलपमेंट्स भी आएंगी देखने में, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारी भरपूर कोशिश है, वॉइस न्यूज़ की टीम और साथ पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी इस वक्त जुरैश चौधरी और वॉइस न्यूज़ के साथ खड़े हैं। पाक सरज़मीन के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खान साहब पे कड़ी तनकीद कर रहे थे कि घड़ी पे बात होती थी। तो खैर घड़ी पे हमेशा मुझे याद किया कि अगर ये घड़ी ना बेची होती
होती तो ये घड़ी ना देखनी पड़ती। तो खैर पॉलिटिकल मामले चलते रहते हैं। इससे पहले हम जुरैज के मामले को डिस्कस कर रहे थे। इस सवाल है कि प्रोग्राम को उसमें हमें हमजा इश्तियाक साहब ने बात की, इससे पहले आगा साजिद साहब ने हमें डिस्कस किया, और खैर कानून मौजूद है, लेजिस्लेशन मौजूद है, इस पर दोबारा कानूनी कार्रवाई चल रही है और इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस पर आप डिस्कस करने वाले हैं वो है जी, हम लोग आज बात करेंगे हमारे मारूफ स्टेज अदाकार तारिक तैरी साहब आज इंतकाल कर गए हैं। भाई की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। PKLI में ज़ेरे इलाज तारिक तैरी के डॉक्टर्स की तरफ से कहना ये था कि इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से, जिगर के इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से उनकी हालत ज़ार होती गई और इतनी शदीद अलालत की वजह से उनको जो है वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल करना पड़ा और उसके बाद वो जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ आर्टिस्ट कॉमेडियन तारिक तैरी साहब जो कि दौरान परफॉर्मेंस लाहौर में एक थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उस दौरान उनकी जिगर का मसला आया, जिगर की बीमारी में पहले मुब्तला थे। खैर वो मर्ज बढ़ चुका था तो वहाँ पे वो बेहोश हुए, तो उनके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे वो ज़ेरे इलाज थे। मामला ये था कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके पास जो हॉस्पिटल के अखराजात थे, जिगर का मामला था, थोड़ा सेंसिटिव था, तो जिसकी वजह से उनके पास डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल को पे करने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास इलाज के लिए कोई खर्चा नहीं था। घर वाले परेशान थे, बाकी रिश्तेदार भी परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने मीडिया से अपील की, हुकूमत से अपील की थी। तो आफ्टर दैट तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जानिब से एक फ़ंड जारी किया गया, उनको बाकायदा तौर पे पूरा पैकेज दिया गया जिसमें वो जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। तमाम तर इंतज़ामात उनको दिए गए थे, लेकिन उनका वक्त सिर्फ इतना लिखा था जिसकी वजह से वो जिंदा न रह सके। बात करें तो अल-फलाह में दौरान परफॉर्मेंस उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ख़राब तबीयत की वजह से उनको इकबाल टाउन लाहौर फारूक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद ये कहा कि वो जिगर की शदीद बीमारी में मुब्तला है और उनको फौरी तौर पर PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो है मुंतकिल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फारूक हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया क्योंकि उनके पास जो है इलाज के पैसे मौजूद ना थे। फैमिली की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारी इमदाद करे, और उसके बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही है उनकी तरफ से मुकम्मल बेड़ा उठाया गया। बिल्कुल, बल्कि हमने खुद भी मॉर्निंग शो में बारहा इसको इशू को रेस किया था और बताया था कि उनके हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिसकी वजह से वो अपने अखराजात नहीं उठा सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो वॉइस न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए वज़ीर आला पंजाब ने उनका पूरा पैकेज तैयार किया और उनको पूरे इलाज के अखराजात उनको दिए गए, जिसकी वजह से उनका इलाज जारी रहा था, लेकिन उनका वक्त सिर्फ इतना लिखा था जिसकी वजह से वो जिंदा न रह सके। बिल्कुल ऐसा ही है। PKLI में ज़ेरे इलाज थे, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके इलाज में कोई कसर ना छोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का ये कहना था कि तारिक तैरी का 70% जिगर जो है, लिवर जो है वो काम करना छोड़ चुका है और वो शदीद तरीन जिगर के आर्जे में मुब्तला है। और उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया, PKLI के डॉक्टर्स की तरफ से, कि इनकी तबीयत शदीद नासाज होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर देना बेहतर है, और उसके बाद वो जान की बाजी हार गए। और आज हमारे एक लेजेंड, एक और लेजेंड हमें छोड़कर जा चुके हैं। बिल्कुल, अगर बात करें वो है कि उनकी आने वाली जो मंजिल है, उनके आने वाले जो दर्जात है वो बुलंद हो। अगर बात करें उनके परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो जब भी वो थिएटर पे आते थे, स्टेज पे उनकी एंट्री हुआ करती थी तो एक ही आवाज़ मारते थे और पूरी ऑडियंस जो है फ्रेश हो जाती थी कि भाई तारिक तैरी आ गया है, अब तो जनाब ये एहसास आ कि हमारे पेट में दर्द करेगा। और एक्चुअली ऐसे होता था। उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड में ऐसी ऐसी जुगत होती थी और वो इस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। जो उनके पास आर्ट था, ये किसी और स्टेज थिएटर में उस वक्त मौजूद नहीं था। जब भी वो अपने परफॉर्मेंस स्टेज में अदा करते थे तो एट दैट टाइम वहाँ पे कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं होता था जो उनका उस वक्त वहाँ मुकाबला कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और तारिक तैरी एक ऐसा नाम है जो सालों से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते आए हैं और मुस्कुराहटें बखेरते बखेरते एक दुख देकर हमें यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। तारिक तैरी की अगर बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस में
अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी जो डिलीवरी के अंदर वो इतने ज़्यादा फ्लुएंट और इतने बेमिसाल थे कि उन्होंने अपना नाम जो है वाकई में खुद बनाया है और एक्चुअल में अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ भी किया है। तारिक टेडी, अगर हम मजाक की बात करें, पाकिस्तान की स्टेज की बात की जाए, स्टेज परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, तो तारिक टेडी को हमेशा याद रखा जाएगा। परफॉर्मेंस के वक्त भी काफ़ी एक्टिव थे, तो एट दैट टाइम जब वो लास्ट टाइम परफॉर्म कर रहे थे लाहौर में थिएटर के अंदर, तो वहाँ भी काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। अचानक से तबीयत खराब हुई और वहाँ पे वो गिरे, तो उसके बाद जो उनके हॉस्पिटल में हालत थी वो बिल्कुल इतनी चेंज हो गई थी कि उनकी शक्ल ही बदल गई थी, इतने कमज़ोर हो गए थे और पहचाने नहीं जा रहे थे कि वाकई वो तारिक टेडी साहब हैं जो हमें स्टेज में हंसाया करते थे, हमें जो है एंटरटेन किया करते थे। तो खैर खुदा की तरफ से वक्त लिखा था, उनके लिए इस दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। खुदा से दुआ है कि उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद हों। तारिक टेडी के बारे में हम एक दफ़ा फिर से जो है आपको बताते चले कि अल-फलाह में ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस के दौरान जो है उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको फौरी तौर पर फ़ारूक अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उसके बाद शदीद अलालत के बाद आज भाई की तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि तारिक टेडी इंतकाल कर गए हैं। तो हम दुआ गो है कि वो अल्लाह खुदा ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अगले दर्जात जो है वो बुलंद हों। इसी के साथ साथ इस दुआ के साथ कि तारिक टेडी जो है उनका जन्नत में एक आला मुकाम हो। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और अगला टॉपिक जो है उस पर बात करते हैं। तो बात करेंगे जी हम लोग ऑरेंज ट्रेन पर। तो ऑरेंज ट्रेन का रिसेंटली हुकाम की तरफ से और स्टाफ की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की गई नए किराए, नए फेयर्स पर, लेकिन जी आवाम जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं रही है और बिल्कुल भी इस चीज़ के रवादार नहीं है कि नए किराए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और वो दिए जाएं। बिल्कुल, नए किराए में एक बार फिर जो है फ्लक्चुएशन हो चुकी है। अब ऑरेंज ट्रेन का किराया कोई फिक्स नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मीटर्स और किलोमीटर्स के हिसाब से किराए चार्ज किए जाएंगे। और पूरा ट्रैक जो है, पहले तो हुआ करता था कि हम सिर्फ आई थिंक तो 40-30 रुपए दे के पूरा लाहौर का विजिट कर लेते थे, लेकिन अब वो उनको लॉस हो रहा है, हुकूमत को इतना लॉस हो गया तो उन्होंने हर एक कदम का, हर एक स्टॉप का उन्होंने जनाब जी किराया बढ़ा चढ़ा के 5-5 रुपए के हिसाब से फ्लक्चुएशन की है। अब वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब देखना यह है कि आवाम की तरफ से क्या वाकई इस वक्त तो वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या होता है। पंजाब काबीना की तरफ से नया किरायानामा मंजूर हुआ और उसके मुताबिक आवाम जो है वो बिल्कुल भी रवादार हमें नजर ना आई और स्टाफ की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है जी कि किरायों के अंदर जो रद्द-बदल है वो आवाम के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और एक बहुत शदीद दुश्वारी का सामना है ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टाफ का को इस चीज़ को लेकर के किरायों को देखकर आवाम जो है बड़ी रिलक्टेंट नज़र आ रही है और ये चीज़ जो है दिखाई गई। मैस ट्रांजिट की तरफ से जो है फ्लक्चुएशन का सामना आया ऑरेंज लाइन ट्रेन में, जो कि 40 रुपये में आप जो है लाहौर में किसी भी जगह से जो है ऑरेंज ट्रैक पर ट्रैवल कर सकते थे। ऑरेंज ट्रेन को कोई नजर गई है लास्ट टाइम और भी देखने में वाकया, जैसे कि वो भी पता लगा कि वहाँ पे ड्रोन अटैक्स भी होने लगे हैं, छोटे छोटे अली टाउन में वाकया पेश आया, ठोकर पे वाकया पेश आया, इस तरह के वाकया पेश आने लगे हैं। तो ऑरेंज ट्रेन बड़ी सेंसिटिव किस्म की हो गई है और इसके फेयर्स भी बढ़ने लगे हैं और आवाम के लिए बहुत जो है डेयर हो गई है ये। तो और एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है तो अगर वो लॉस में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई है, बहुत कम फ्लक्चुएशन जो है आपको उसका सामना करना पड़ेगा। मतलब आप जितना ट्रैवल करेंगे आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ आवाम भी मजबूर है ना कि ऑरेंज ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, इसकी हमें अशद ज़रूरत होती है। एक्चुअली जाहिर बात है कि हर कोई जो है अपनी बाइक्स पे या गाड़ियों पे डेली नहीं निकल सकता होता। लाहौर है इतना बड़ा, सड़कें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप जाना है तो इतना टाइम लग जाता है, तो इतने फेयर्स लग जाते होते हैं कि हर कोई उसको टैकल नहीं कर सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आवाम के लिए बहुत सहूलत के बायस है, लेकिन अगर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो जब भी अगर 5 रुपये भी बढ़ते हैं तब भी दर्द होता है और जब अगर 50 रुपये बढ़े तब भी उतना ही दर्द होता है। हाँ। अक्सर के बाद मैंने पेट्रोल में देखी है, जब बढ़ते थे 5 रुपये 3 रुपये तो जनाब सड़कों पर एहतजाज, टायर जल गए। अब जब 200 रुपये बढ़ गया तभी वही हाल है। हाँ। तो ऐसा ही है जी। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस चीज़ को सिचुएशन को देखें तो हालिया सूरत हाल को देखें तो ज़राए के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन को चैलेंजेस का सामना है। रिसेंटली भी हम ये खबर जो है
है आपको बता रहे थे कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में सिक्योरिटी के इश्यूज को भी जो है वो देखा गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर जो है सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर नज़र आते हैं। ये चेयर मुझे चाहिए, ये कुर्सी मेरी, ये आपकी, तो चेयर के लेके बड़ा मसला होता है कि कुछ आवाम खड़ी भी होती है, रश होता है काफ़ी, तो काफ़ी झगड़े वहाँ पर जो है नज़र आए हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए प्रॉपर स्टाफ जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब ने जब इसकी इनॉग्रेशन की थी तब प्रॉपर जो टीम है, स्टाफ जो है वो अपॉइंट किया गया था सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो जो स्टाफ है उसके अंदर एक कमी महसूस की जा रही है कि वो जो स्टाफ अपॉइंट किया गया था उसकी तादाद काफ़ी हद तक कम है रिक्वायर्ड तादाद से, और जो स्टाफ अपॉइंट किया गया था वो ज़्यादातर सीढ़ियों पर नज़र आ रहा है या फिर टिकट बूथ पर नज़र आ रहा है। ट्रेन के अंदर स्टाफ की शदीद कमी को महसूस किया गया है और ये भी देखा गया है कि ट्रेन के अंदर होने वाले झगड़ों और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उसकी रोकथाम के लिए और उसको जो है एड करने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं रहा। उसके बाद अब ये सिचुएशन हमारे सामने आई है कि कराए के अंदर जो गुज़िश्ता जुमे को पंजाब काबीना से बिल पास करवाया गया उसके अंदर भी एक दुश्वारी का सामना है। बिल्कुल, आमना काउंटडाउन तो हम बहुत सी सुबह से सैड खबरें सुना रहे हैं, तो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हम इससे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन भी चलने वाला है और यहाँ पे टीम भी आने वाली है और मैचेस वगैरह भी होंगे, तो उसके बारे में खैर अब टाइम बहुत शॉर्ट है तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन अब पूरे सीन को ज़रा समअप कर लेते हैं कि आज जो हमने सब में बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल जुरेज का इशू हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, चूँकि रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई है। अगर हम लोग बात करें तो जुरेज चौधरी जो कि हमारे वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि एक वाइटल होस्ट है, उनकी तरफ से एक वाक़या जो हमें परसों रात को हमारे लिए एक बहुत ही परेशानी का सबब बना, वो ये था कि एक MM आलम पर एक कैफ़े के अंदर, शीशा कैफ़े के अंदर जो है रेड जो है स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जुरेज चौधरी और उनकी टीम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसके बाद खुशी की बात यह है कि जुरेज चौधरी के साथ पूरा पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान की सच्चाई है। ये चीज़ हमने देखी गुजरावाला प्रेस क्लब में भी, सियालकोट में भी, लाहौर में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाजात में जो मजम्मत की गई इस स्पेसिफिक वाक़े को लेकर, वो भी हमने देखी। इस पे बात करने के लिए आज हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार आगा साजिद साहब भी मौजूद थे और हमारे सीनियर एंकर पर्सन हमजा इश्तियाक साहब भी मौजूद थे। उनका भी बहुत अच्छा ओपिनियन था, मौका था इस पे बात करने के लिए, हमने आपसे शेयर किया। उसी के साथ साथ हम लोगों ने जी बात की हमारे हालिया सिचुएशन के बारे में, और वो ये थी कि हमारे स्टेज के एक लेजेंड तारिक टेडी अब हमारे साथ नहीं है। भाई की तरफ से तस्दीक की गई है कि तारिक टेडी जिगर के शदीद आर्जे के बाद इंतकाल कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो तारिक टेडी हमारे स्टेज के एक अहम और एक बहुत ही वाइटल पार्ट रह चुके हैं और हमारी चेहरों पर अरसों तक, सालों तक खुशियां बिखेर चुके हैं। साथ ही साथ जी हम लोगों ने बात की ऑरेंज लाइन ट्रेन को काफी सारे इश्यूज और चैलेंजेस का सामना है, तो आखिर जिसकी वजह से और भी जो है ट्रांसपोर्ट की जो जराए हैं वो भी मोहतात हो चुके हैं। अब जाहिर बात है अगर हुकूमत प्राइस बढ़ा रही है तो जहाँ पे लोकल ट्रैफिक है, लोकल ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, वो भी अपने नखरे दिखाएंगी कि हुकूमत तो 5-5 रुपये बढ़ा रही है, हम भी बढ़ाएंगे। अब जहाँ पे हम पूरे लाहौर का चक्कर लगाते थे, जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को जो चैलेंजेस का सामना है, क्या गवर्नमेंट इसको फेस कर पाएगी, और अगर गवर्नमेंट जो है इसके अंदर चेंजेस करती है तो क्या अवाम इसको जो है एक्सेप्ट कर अक्सर गवर्नमेंट ना बड़े अजीब सी ना ट्रिक बताती है कि अगर आप जो है प्राइस बढ़ चुकी है तो आप पैदल सफर कर लें, अगर चाय महंगी है तो छोना पीना छोड़ दें, तो इस तरह की बातें आती हैं। इस तरह की सारी काफी चीजें होती रहती हैं। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सैनोरिटा। तो इसी के साथ साथ चाहेंगे आपसे इजाजत, अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और अगर नहीं रखेंगे तो इसी तरह का हाल हो जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। तो इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।